नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की जगुआर्स को लेकर। कुछ ही दिन पहले ही जगुआर्स के इंजन इशू को लेके कुछ अपडेट सामने आया था, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में जगुआर्स की इंजन इशू के बारे में डिस्कशन किया था। क्योंकि अभी जिन जगुआर्स को डेरिन 3 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा रहा है, इनको भारत आगे चल के 2034 तक ऑपरेशन रखने वाला है। लेकिन अभी एक प्रॉपर इंजन ना होने की वजह से ये काफ़ी अंडर पावर फील कर रहे हैं। और अभी जिस प्राइस में हमको नए इंजन को ऑफर किया जा रहा है, उतने में इनको अपग्रेड करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। साथ ही अगर हमारी इंडिजिनस STFE-40 इंजन से भी इनको अपग्रेड किया जाता है, तब भी हमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि STFE-40 इंजन 2025 के बाद ही तैयार हो पाएगा। और अगर हम 2025 के बाद इसको अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो जब तक हम सभी जगुआर्स को अपग्रेड कर पाएंगे, तब तक 2030 के आसपास का वक्त हो जाएगा। तो ऐसे में बस 4 साल के अंदर ही हमें इन सभी जेट को रिटायर करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे इन्वेस्ट करने का हमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। फिलहाल अभी तक इस पर कोई खास डिसीजन नहीं लिया गया और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस पर डिस्कशन वगैरह किया जा रहा है कि आगे चल के इनको अपग्रेड किया जाएगा या फिर इनको अभी से रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा। और मे भी अभी जितने भी जगुआर्स को अपग्रेड करने का प्लान किया गया था, उनको अभी रिड्यूस नंबर में अपग्रेड करने की कोशिश किया जा सकता है। और 2024 के बाद धीरे धीरे पुराने जगुआर्स को रिटायर करना शुरू किया जा सकता है। अब सबसे पहले इन जेट को 1979 के आसपास इंडक्ट करना शुरू किया गया था और इसमें से मैक्सिमम एयरक्राफ्ट अपनी सर्विस लाइफ को कंप्लीट कर चुके हैं, जिस वजह से इनको अभी डेरिन 3 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और आखिरी बार इनको 2001 में डेरिन 2 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया गया था। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ जगुआर्स को डेरिन 3 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करके 2034 तक इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है, जिसके अंदर लगभग 60 जगुआर्स को अपग्रेड किया जाएगा। और पहले यहाँ पर 80 जगुआर्स को अपग्रेड करने का प्लान किया गया था, लेकिन इसको अभी थोड़ा रिड्यूस किया जा रहा है, जिस वजह से आगे चल के बस 60 जगुआर्स को अपग्रेड किया जाएगा, जिसके बाद इनको तेजस MK2 से रिप्लेस करना शुरू कर दिया जाएगा। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 75I को लेके है। इसके लिए हाल ही में ही भारत सरकार की तरफ से क्लियरेंस दिया गया था, जिसकी कीमत लगभग 43,000 करोड़ के आसपास होने वाली है। और इसमें हम 6 कन्वेंशनल सबमरीन को खरीदने वाले हैं। अभी इसमें रशिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और साउथ कोरिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि मझगांव डॉक लिमिटेड और L&T शिपयार्ड के साथ मिलकर इन सबमरीन्स को आगे चल के मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। इनमें से पहले तो साउथ कोरिया की तरफ से अपनी सबमरीन के ऑफर को भारत को दिया जा चुका है, जिसके बारे में कुछ ही दिन पहले हमने डिस्कशन किया था। लेकिन अभी रशिया की तरफ से भी इस टेंडर को हासिल करने के लिए अपने तरफ से ऑफर देना शुरू किया जा रहा है। रशिया का कहना है कि रशिया भारत को AIP टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाला है, जिससे किसी भी कन्वेंशनल सबमरीन को 2 हफ्ते तक अंडर वाटर कंडीशन में रखा जा सकता है। साउथ कोरिया की तरफ से भी ऑफर किए गए सबमरीन में वो हमको AIP सिस्टम को ऑफर कर रहे थे और साउथ कोरिया का दावा था कि उनके सबमरीन में जो AIP सिस्टम मौजूद रहेगा, वो किसी भी बाकी सबमरीन के मुकाबले 30% तक हमको ज्यादा एंड्योरेंस देने वाले हैं। और अभी रशिया का कहना है कि वो अभी भारत को ऑफर करने के लिए एक AIP सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन को अगले साल से शुरू किया जाएगा और इसको अगले साल तक ही टेस्ट करने के लिए भारत को ऑफर किया जा सकता है। लेकिन रशिया की तरफ से यहाँ पर इस डील को इंटर गवर्नमेंटल डील के तौर पर साइन करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है और फिलहाल अभी इस पर भारत की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी की तरफ से भी ट्विटर में शेयर किए गए कुछ इमेजेस और पोस्ट से पता चला कि इंडियन आर्मी की शत्रुजित ब्रिगेड, जो कि एक पैराट्रूपर रेजिमेंट है, उनकी तरफ से अभी राजस्थान में एक मैसिव ड्रिल को शुरू किया जा रहा है, जिसमें इस रेजिमेंट की तरफ से डेजर्ट कंडीशन में मैसिव पैराड्रॉपिंग एक्सरसाइज को लॉन्च किया गया है। इसको सैटरडे को शुरू किया गया है, जो कि लगभग 72 आवर तक चलने वाली है। इसमें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच जॉइंट प्लानिंग और इंटीग्रेशन को चेक करने के लिए इसको कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि आगे चल के हम यूनिफाइड कमांड्स को सेटअप करने वाले हैं। तो ऐसे में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच आपस में सही तालमेल होना काफी जरूरी है। और आज की किसी भी बैटल में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का जॉइंटनेस सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस दौरान पैराट्रूपर्स को हमारी C-130 सुपर हरकुलस विमान से और AN-32 एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया गया था और इनको हेवी लोडआउट के साथ वहां से ड्रॉप किया गया था। आप इन इमेजेस को देखकर भी ये कह सकते हैं कि इनको कितनी हेवी लोडआउट के साथ पैरा ड्रॉप किया गया था। साथ ही इस दौरान व्हीकल्स को भी और एंटी टैंक वेपन्स को भी ड्रॉप किया गया था
और अभी आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि भारत की जो यूनिफाइड कमांड है उसको अभी सेटअप करने के लिए कुछ दिक्कतें सामने आ रही है, क्योंकि नेवी और आर्मी की तरफ से तो इसको बनाने के लिए सहमति जताई गई है, लेकिन एयरफोर्स की तरफ से अभी इसमें कुछ इश्यू सामने आ रहे हैं। जबकि इस बात को लेके एयरफोर्स की तरफ से उस वक्त ये बताया गया था कि इसमें एयरफोर्स की तरफ से कोई आपत्ति जताई नहीं जा रही है, लेकिन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया था कि अभी इस पर डिस्कशन किया जा रहा है और इंटीग्रेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होने वाली है, जिस वजह से एयरफोर्स का इनसे असहमत होने वाली कोई बात नहीं है। पर हर चीज को सोच समझकर विचार के साथ किया जाने वाला है, जिस वजह से अभी इसे थोड़ा वक्त लगने वाला है। अभी इसी को लेके एक और खबर सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि इसी इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर ही हमारी 4 इंटीग्रेटेड कमांड को सेटअप करने के लिए फॉर्मल अनाउंसमेंट होने वाली है, जिसके अंदर एक इंटीग्रेटेड मैरीटाइम कमांड और एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड होने वाला है, जिसके बाद चाइना और पाकिस्तान स्पेसिफिक 2 कमांड्स को सेटअप किया जाएगा और स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर को लेके भी और आतंकवादी एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए भी एक स्पेशल कमांड को सेटअप करने के लिए भी बातचीत किया जा रहा है और इन सभी कमांड्स को 2023 से पहले फुली ऑपरेशनल करने का एम रखा गया है। अगला अपडेट जम्मू एयरवेज में हुई ब्लास्ट को लेके है। वैसे अभी तक आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका होगा, तो हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन अभी इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है कि जो हमला जम्मू एयरवेज के ऊपर किया गया था, इसके पीछे लश्कर और जैश जैसे आतंकवादी संगठनों का हाथ हो सकता है और अभी जो हमला किया गया था इसके लिए काफ़ी पहले से प्लानिंग वगैरह चल रही थी। अब हालांकि एक लो प्रोफाइल हमला किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से अभी एक और जगह से लगभग 5 से 6 केजी के आसपास की आईडी को बरामद किया गया है, जिसको एक लश्कर ऑपरेटिव के पास से बरामद किया गया था और वो इसको ले जाकर किसी क्राउडेड प्लेस में प्लेस करने वाला था। तो यहाँ पर एक काफी बड़ी हादसे को होने से पहले रोका गया है। अब एयरपोर्ट में जो हमला किया गया था उसमें भी लगभग सेम साइज के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था। नॉर्मली ड्रोन की मदद से काफी पहले से ही पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के अंदर मौजूद सूरों को हथियार और गोला बारूद को सप्लाई किया जा रहा है। तो पिछले साल दिसंबर में ये प्लानिंग किया गया था कि ड्रोन की मदद से भारत के ऊपर हमला किया जाएगा और रमजान के अवसर पर ही पीओके रीजन में लश्कर और जैश जैसे आतंकवादी संगठनों की तरफ से ऐसे प्लानिंग किए गए थे और इसमें जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया इसको भी लश्कर की तरफ से बनाया गया है। इनकी रेंज ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर तक है और ये 5 केजी तक के पेलोड को कैरी कर सकते हैं और अभी जो हमला किया गया था ये बिल्कुल उसी तरीके से किया गया था। अच्छी बात यह कि हमें इससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये हमारी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि एक ही ड्रोन था जिस वजह से हमको कोई खास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ड्रोन या स्टॉर्म ड्रोन से हम पर हमला किया गया तो ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है, जिस वजह से हमारे सभी वाइटल एयरवेज में आगे चल के एक बेहतरीन एंटी ड्रोन सिस्टम को इंस्टॉल करने के ऊपर अभी से जोर देना काफी जरूरी होने वाला है। और ये जो ड्रोन अभी इस्तेमाल किए गए थे काफी छोटे साइज के ड्रोन है, जिस वजह से इनको हमारी कन्वेंशनल रडार्स में पकड़ना काफी मुश्किल है, क्योंकि इनकी जो रडार सिग्नेचर होने वाली है वो स्मॉल बर्ड्स की साइज की होने वाली, जिस वजह से रडार्स इनको मे बी चिड़िया समझकर इग्नोर कर जाएगा, जिस वजह से हमें स्पेसिफिक ड्रोन डिटेक्शन रडार की भी जरूरत पड़ने वाली जो कि इनको स्पेशली डिटेक्ट कर सके, और साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम की भी जरूरत पड़ने वाली जो कि इनको न्यूट्रलाइज कर सके। अगला अपडेट हमारी आर्मी एविएशन कॉर्प को लेके। अब अगर 2 साल पहले की बात करें तो इंडियन आर्मी के पास पाकिस्तान के मुकाबले भी कम कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मौजूद है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारी आर्मी एविएशन विंग को काफी मॉडिफाई किया गया है। अब हालांकि इसमें अभी भी काफी हद तक एजिंग चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर मौजूद है, लेकिन पिछले साल चाइना के साथ हुई फेसअप की वजह से आर्मी एविएशन विंग में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। अभी आर्मी एविएशन विंग में लगभग 75 के आसपास रुद्र हेलीकॉप्टर मौजूद है, जो कि ध्रुव हेलीकॉप्टर की एक वेपनाइज्ड वेरिएंट है। अब हालांकि हम इसको एक प्रॉपर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये काफी खतरनाक है और जरूरत के वक्त हमारी ग्राउंड यूनिट्स को फायर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा अभी आर्मी एविएशन कॉर्प में अपाची हेलीकॉप्टर्स को भी शामिल करने की बात सामने है, जिसके लिए आर्मी की तरफ से ऑर्डर को प्लेस किया गया और ये हमें लगभग 2023 के आसपास डिलीवर होने वाला है। साथ ही अभी हम 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी इंडक्ट करने वाले हैं, जिसके बाद इसको मास ऑर्डर किया जाएगा और लगभग 180 के आसपास लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। पर अभी भी आर्मी एविएशन विंग की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारी हेलीकॉप्टर फ्लीट में 75% के आसपास चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर मौजूद है और इसमें से कुछ 50 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं।
इसी वजह से इनको तुरंत ही रिटायर करने की ज़रूरत पड़ रही है और इनको रिटायर करने के लिए रशिया के साथ कामोव TU-260 हेलीकॉप्टर के लिए एक डील को लेकर बातचीत किया जा रहा था, जो कि पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हो पा रहा, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला है, क्योंकि 2023 के बाद हमारी चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर की सर्विस लाइफ कंप्लीट होने वाली है। लेकिन अच्छी बात यह कि 2022 से ही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी इंडक्ट करना शुरू किया जा रहा है और इसकी लिमिटेड ऑर्डर को अभी प्लेस किया जा चुका है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब भारत और चाइना दोनों ही तरफ से डिप्लॉयमेंट करके रखा गया है और 2-3 दिन पहले ये खबर सामने आया था कि भारत और चाइना के बीच अभी नेक्स्ट राउंड की बॉर्डर मीटिंग को करने की प्लानिंग किया जा रहा है। ये आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर फिक्स किया जाएगा। इसी बीच चाइना की ग्लोबल टाइम की तरफ से पब्लिश किए गए कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीनों में चाइना की तरफ से तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के अंदर ही 100 से ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा चुका है, जिसमें चाइना कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहा है। इसमें हाल ही में चाइना की तरफ से नाइट एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया गया था और अभी तो चाइना की तरफ से तिब्बतियन की एक आर्मी को भी बनाया जा रहा है, जिसको स्पेशली तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में चाइना की तरफ से डिप्लॉय किया जा रहा है। अभी इनको चाइना मेनली रिकॉन या लॉजिस्टिक जैसे मिशन में डिप्लॉय कर रहा है, क्योंकि इनकी एंडोरेंस नॉर्मल पीपल लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स के मुकाबले बेहतर है और इनका बॉडी स्ट्रक्चर पहले से ही तिब्बत ऑटोनोमस रीजन की क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट हो चुका है, जिस वजह से इनको यहाँ से ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जबकि जो नॉर्मल सोल्जर है उनको वहाँ पे ऑपरेट करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनको भी चाइना की तरफ से ड्रोन सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है और इसके अलावा चाइना अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बुलेट ट्रेन्स को भी एक्टिव कर चुका है, जो कि आगे चल के किसी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशन में ट्रांसपोर्टेशन में चाइना को काफी मदद करने वाला है और एक तरीके से भारत के लिए भी एक सिग्नल है, क्योंकि चाइना का अभी जो पूरा फोकस है वो धीरे धीरे भारत की तरफ शिफ्ट होने लगा है और आगे चल के इस रीजन में चाइना के साथ फेसअप होने की या फिर लड़ाई होने की उम्मीद धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।